आज हम शुरुआत करने वाले हैं भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान हमारे विज्ञान में 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा जिसका नाम होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान तथा तीसरा जीव विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भौतिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है आपका कि मैनोमीटर किसकी माप होती है। पहला प्रश्न है आपका कि मैनोमीटर से किसकी माप होती है। इस तरीके से मैनोमीटर से किसकी माप होती है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दाब। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है। आप लोग बताएंगे कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन है वायुदाब, दूसरा ऑप्शन है गैसों का दाब, तीसरा ऑप्शन है द्रवों का घनत्व और चौथा ऑप्शन है सतह पर तेल का दाब। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका कि वायुदाब। इसका राइट आंसर क्या है, वायुदाब। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप होती है, वायुदाब की माप होती है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से भूकंप मापी कौन सा यंत्र है। भूकंप मापी कौन सा यंत्र है, मतलब कि एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा भूकंप को मापा जा सकता है, वो कौन सा यंत्र है। हम जानते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप एक ऐसी सतह होती है, भूकंप मतलब भू मतलब होता है पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और कंप मीन्स कांपना, मतलब जब पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप का मापन क्रेस्कोग्राफ यंत्र से होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रेस्कोग्राफ, दूसरा है सिज्मोग्राफ, तीसरा है गीगार काउंटर और चौथा है रेन गेज, जिसमें से क्रेस्कोग्राफ आपका जो है वो है राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखेंगे कि दूरबीन की खोज किसने की थी। हम जानते हैं कि हमारे कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि दूरबीन हमने सुना दूरबीन का क्या काम होता है, दूर की वस्तुओं को देखना। जैसे हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो हम उसका उपयोग करके 1 किलोमीटर दूर की वस्तु को आराम से देख सकते हैं। तो दूरबीन हम जानते हैं कि हमारा जो हमारा इतिहास है कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस तरीके से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का खोज किया और इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जिन्होंने खोज किया। पहला ऑप्शन आपने क्या दिया है, गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है गुटेनबर्ग, तीसरा है एडिसन, चौथा है ग्राहम बेल। तो सबसे पहले आप जान लीजिए गैलीलियो जो थे उन्होंने क्या किया था, दूरबीन का खोज किया था। गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का खोज किया था। इसके अलावा गैलीलियो जो है इसके राइट आंसर है, लेकिन एडिसन ने किसका खोज किया था, बताइए, बल्ब का। एडिसन ने किसका खोज किया था, बल्ब का खोज किया था। ग्राहम बेल का हम भूल गए हैं, लेकिन इस प्रश्न को याद रखें, यह एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कार्य का मात्रक क्या होता है। मात्रक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं मात्रक किसे कहते हैं, आप बताइएगा। मात्रक का मतलब ये होता है कि जो आपका जिससे मापा जाता है, जिससे किसी भी क्वांटिटी को जिससे भी आप मेजर करते हैं वो उसका मात्रक हो जाता है। जैसे कि हम इसमें सारे मात्रक आपको बताने वाले, जैसे जूल आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, नहीं न्यूटन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका न्यूटन होगा। तीसरा है आपका वॉट और चौथा है आपका डाइन। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल। लेकिन न्यूटन किसका मात्रक होता है, आप बताइए। न्यूटन मात्रक होता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसके अलावा डाइन भी बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। और वॉट किसका मात्रक होता है, वॉट शायद आपका मात्रक होता है वॉट कंफर्म नहीं है, जान दीजिए, गलत नहीं बताते। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पारसेक किसकी इकाई है। फिर देखिए, इकाई या फिर मात्रक एक ही बात होती है, तो इकाई देखिए पारसेक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पारसेक किसकी इकाई है। हमने बहुत सारी इकाइयों के बारे में पढ़ा हुआ है। पारसेक किसकी इकाई है आप बताइए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूरी का, दूसरा है समय का, तीसरा है प्रकाश की चमक का, चौथा है विद्युत चुंबकीय बल का। तो इसमें जो पारसेक इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पारसेक क्या होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है। पायरोमीटर से किसका मापन किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पायरोमीटर से किसका मापन होता है। पायरोमीटर से किसका मापन होता है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है कि वायुदाब का मापन, दूसरा होता है आर्द्रता, तीसरा है उच्च तापमान और चौथा है भूकंप की तीव्रता। तो चलिए पायरोमीटर से किसका पायरोमीटर को निम्नांकित में से किसे मापने के लिए यूज किया जाता है। तो पायरोमीटर को निम्नांकित में से आपके उच्च तापमान को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। पायरोमीटर को किसके तापमान में मापने के लिए यूज किया जाता है, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई किसकी है। तो देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल क्या है, पास्कल में देखिए पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रता, दूसरा है आपका दाब, तीसरा है वर्षा, चौथा है तापमान की। तो जो आपकी पास्कल इकाई होती है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। राइट आंसर क्या है, सेकंड आंसर है पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बल का मात्रक है। बल का कौन सा मात्रक है। तो देखेंगे जो बल के मात्रक होते हैं, बल के कौन सा मात्रक है। तो देखिएगा बल का मात्रक आपका ऑप्शन है कि बल के यहाँ पे 4 मात्रक बताए गए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बल का मात्रक होता क्या है। देखिए बल का मात्रक पहला ऑप्शन दिया गया फैराडे, दूसरा ऑप्शन है फर्मी, तीसरा है न्यूटन, चौथा है रदरफोर्ड। तो हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, बल को किस में मापा जाता है यही पूछा जा रहा है। तो मात्रक क्या है, न्यूटन है। बल का न्यूटन के अन्य और कौन से मात्रक हैं। तो बल के न्यूटन के अलावा एक और मात्रक है जिसका नाम है डाइन। डाइन किस टाइप का मात्रक है, न्यूटन आपका एसआई सिस्टम में एमकेएस पद्धति का मात्रक है और आपका डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है। रदरफोर्ड कौन थे, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक का खोज किया था। इसके अलावा फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने अपने चुंबकीय नियम को दिया था अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा इस यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए यहाँ पे वर्ष दिया गया है, लेकिन वर्ष से आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय किसकी इकाई, समय की इकाई क्या होती है, समय मीन्स सेकंड, इसकी इकाई सेकंड होती है। सेकंड याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई समय क्या होती है, सेकंड होती है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक शक्तिशाली चुम्बक क्या करता है कि एक शक्तिशाली चुम्बक क्या करता है सब पदार्थों को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल लोहा उसमें उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। तीसरा ऑप्शन है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। और चौथा है कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, आप लोग जवाब दीजिए, सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। बट हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। दूसरा है कि केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसका राइट आंसर क्या है, केवल सेकेंड ऑप्शन है। चुंबक क्या होता है, आप जान लीजिए कि लोहे का एक रूपांतरित रूप क्या होता है, चुंबक कहलाता है। रूपांतरित रूप, ठीक है, रूपांतरित होना चाहिए। दूसरे चुंबक में 2 पोल पाए जाते हैं। पहले पोल ध्रुव को क्या कहते हैं, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक कई प्रकार के होते हैं, दंड चुंबक, छड़ चुंबक, गोल चुंबक, बहुत सारे चुंबक होते हैं। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि जो आपका इसमें से कौन चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आप जान लीजिए प्रतिचुंबकीय और दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहले का नाम क्या होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरे का नाम क्या होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। पहले का क्या होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरे का अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें ऑप्शन नंबर है देखिए कॉपर, द्रव, ऑक्सीजन, जल, एल्युमिनियम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? थर्ड ऑप्शन राइट है। जल क्या है इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो आंसर राइट हैं। देखिए यहाँ पर अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जो आपका अर्धचालक डिवाइसेज होती हैं वो अर्ध सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जैसे आपने देखा होगा एलईडी बल्ब सबसे ज़्यादा सेमी कंडक्टर डिवाइस है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ऐसे एटम्स का यूज करते हैं जो अर्धचालक सेमी कंडक्टर के नेचर के होते हैं। और इस तरह के हमारे आवर्त सारणी में कई सारे एलिमेंट एटम पाए जाते हैं, लेकिन हम दो एटम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं जिसका नाम है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसलिए राइट आंसर क्या है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दोनों ही है इसमें। तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि दो ऐसे पदार्थ जो कि अर्धचालक होते हैं उनका नाम है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिएगा कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले, ट्रांसफार्मर में क्या प्रयुक्त होता है? एसी को ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं बताइए? एसी को डीसी में बदलने के लिए इसलिए लगाए जाते हैं, या फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर डीसी वोल्टेज के उपचयन मतलब कम करने के लिए। और डीसी वोल्टेज के उपचयन तथा अपचयन के लिए बताइए किसके लिए लगाए जाते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टेज के उपचयन तथा अपचयन करने के लिए लगाया जाता है। ट्रांसफर का उपयोग क्यों होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज में उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? आप जानते हैं ट्रांसफार्मर तो आ गया, लेकिन ट्रांसफार्मर को बनाया भी गया होगा ना। अभी आपको बताया गया है कि जो आपका आविष्कार आवश्यकता होता है वही आविष्कार की जननी होती है। तो इसलिए अब जब आवश्यकता हुई तभी ट्रांसफार्मर बनाया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर बनाया कैसे गया होगा, किस सिद्धांत पर बनाया गया? तो देखिए इसमें पहले 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तीसरा है स्वप्रेरण और चौथा है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे। तो जो भी आपका ये बनाया जाता है जो भी आपके बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। किसके सिद्धांत पर बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्लियर है ना? चलिए 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, एक छड़ चुंबक क्या है? एक छड़ चुंबक को उसके बीच से धागों से जो है उसके धागों से के बीच बांधकर पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक किस अवस्था में रहेगा? पहला ऑप्शन है क्षैतिज अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर तथा छड़ का उत्तरी ध्रुव आधार रहेगा। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर छड़ अवस्था में रहेगा, तिरछा लटका रहेगा। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर क्या है कि जो आपका जो एक छड़ चुंबक होता है वो सदैव स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर तथा लगभग ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। यही है आपका राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं बताइए। संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। हम बता देते हैं कैपेसिटर कैसे बनता है। कैपेसिटर में देखिए 2 प्लेटें लगाई जाती हैं। पहली प्लेट देखिए कैसी होती है, हम बता देते हैं फिगर। ऐसे 2 प्लेटें लगाई जाती हैं। एक प्लेट का कनेक्शन जो होता है वो तार से डायरेक्ट आपके परिपथ से कराया जाता है और दूसरे का कनेक्शन किससे होता है? पृथ्वी से होता है। ऐसे आपके पृथ्वी से, जिसको हम पहले क्या कहते थे? अर्थिंग जोड़ा गया, वही होता है। एक आपके प्लेट पे प्लस चार्जेस पाई जाती हैं और दूसरे प्लेट में माइनस चार्जेस पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसा आपके कैपेसिटर, इसी को कहते हैं संधारित्र। तो बताइए विद्युत परिपथ में संधारित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में संधारित्र का उपयोग कैसे किया जाता है? संधारित्र का उपयोग, पहला ऑप्शन है वोल्टता के अपचयन हो, तो दूसरा है वोल्टता के उच्चयन है, तो तीसरा है विद्युत आवेश के संग्रहण है, तो चौथा है आपका विद्युत आवेश उत्पन्न करने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 17 पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो देखेंगे जो आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो आप जब बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या, मान लीजिए एक ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा है, तो क्या करती है इसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती। चुंबकीय क्षेत्र का कैसे पता लगाते हैं? इसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और जहाँ पर भी ये बल रेखाएं जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जब कोई भी विद्युत धारा, किसी भी तार में अगर विद्युत धारा हो और वह चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न कर रही हो तो इस पे कौन कौन सा डिवाइस बनाया गया है? तो आप बताइए। पहले डिवाइस का नाम है आपके विद्युत पंखा, दूसरे का नाम है टेलीफोन रिसीवर, चौथे का नाम है कार्बन माइक्रोफोन, चौथे का नाम है डायनमो। तो इसमें राइट आंसर है विद्युत पंखा। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि बहुत से उपकरणों में तापन तार नाइक्रोम का क्यों बना होता है। आप जानते हैं कि जो आपके पुराने ज़माने में हीटर उपयोग किए जाते हैं उसमें एक तार लगाया जाता था। तार क्या करता था? वो एकदम जलता था, रेड कलर का। तो जब वो तार जलता है तो किसके लिए होता है? देखिए इसमें आपका ऑप्शन है कि इससे सुगमतापूर्वक तार बनाया जा सकता है। ठीक, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है तथा लाल होने पर ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और नाइक्रोम तार लगाने के कारण ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? यही आपका, ये दोनों आपके जो है कारण है, इसलिए आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर राइट होगा। क्लियर है ना? आंसर नंबर 4 राइट है। देखिए प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए जो आपके साधन लगाए गए हैं, विद्युत आपूर्ति 220 AC होती है। AC का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव करंट। तो 220 वोल्टेज का मान आपूर्ति की क्या दिखाता है? 200, ऑप्शन नंबर ये है स्थिर वोल्टता, ये फिर गलत हो गया, स्थिर वोल्टता को दर्शाता है। दूसरा है प्रभावी वोल्टता को दर्शाता है। तीसरा औसत वोल्टता को दर्शाता है। चौथा शीर्ष वोल्टता को दर्शाता है। CDS यहाँ पे हो गया है। शीर्ष वोल्टता यहाँ पे आएगा, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष वोल्टता को दर्शाता है। शीर्ष वोल्टता को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या राइट है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। DC की अपेक्षा AC के लाभ क्या है? DC करंट आपको पता है, डायरेक्ट करंट और AC अल्टरनेटिव करंट, दोनों की अपेक्षा में लाभ किसके ज़्यादा है? तो आप बताइए इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं होते। तीसरा है इसकी जनन में कम लागत आती है, तथा
यह ऊर्जा की हानि कम के साथ लंबी दूरी तक संचारित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो भी आपके होते हैं, जो भी डीसी और एसी करंट होते हैं, हम जानते हैं कि जो आपके बाहर से करंट आते हैं तो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी होता है। अब एसी को क्या करते हैं हम, बहुत दूर से लेके आते हैं, हमारे घरों से बहुत दूर से बिजली आती है। तब इस कारण से जो आपका ये होता है कि इसमें जो है दूरी लंबी दूरी तक संचारित करते हैं और ऊर्जा कम हानि होती है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। इस तरीके से आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।